नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धूलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मलेशिया की यात्रा पूरी कर भारत लौट आए हैं। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में पीएम मोदी पहुंचे थे। यहां उनका भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि दुनिया भारत को विकास के भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। उन्होंने बताया कि ब्रिटेन, अमेरिका और यूरोपीय संघ समेत कई देशों के साथ हुए हालिया व्यापार समझौते इसी भरोसे की मिसाल हैं। वहीं रविवार की सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के बीच अहम बातचीत होने वाली है। इस बैठक में कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। वहीं मीटिंग में प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने कहा कि हमने उत्कृष्ट संबंध स्थापित किए हैं, इसके लिए आपको और आपकी टीम को धन्यवाद। हमने कुछ ऐसे मुद्दों पर चर्चा की है जिन पर चिंता व्यक्त की जा रही है। मुझे लगता है कि हमारी टीमों को उन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। हम सभी क्षेत्रों में अधिक सहयोग की उम्मीद करते हैं। ये दौरा मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण है। वहीं मीटिंग में पीएम मोदी ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में हमारे संबंधों ने एक नई रफ्तार पकड़ी है और इसमें मेरे मित्र प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम का विशेष योगदान है। हमारे बीच ऊर्जा, आधारभूत संरचना और उत्पादन में सहयोग बहुत मजबूत हुआ है। इन्हीं उपलब्धियों से प्रेरित होकर आज हमने हमारी साझेदारी में अभूतपूर्व गति और गहराई लाने का निर्णय लिया है। पिछले कुछ वर्षों में हमारे संबंधों ने एक नई रफ्तार पकड़ी है और इसमें मेरे मित्र प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम का विशेष योगदान है। हमारे बीच एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग में सहयोग बहुत मजबूत हुआ है। डिजिटल इकोनॉमी, बायोटेक और आईटी में आपसी इन्वेस्टमेंट बढ़ा है। टूरिज्म और पीपल टू पीपल टाइज भी गहरे हुए हैं। इन्हीं उपलब्धियों से प्रेरित होकर आज हमने हमारी साझेदारी में अभूतपूर्व गति और गहराई लाने का निर्णय लिया है। एशिया के संबंध बहुत विशेष हैं। हम मैरीटाइम नेबर्स हैं। सदियों से हमारे लोगों के बीच गहरे और आत्मीय रिश्ते रहे हैं। आज मलेशिया भारतीय मूल की आबादी वाला दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। हमारी सभ्यताएं, साझा सांस्कृतिक विरासत और लोकतांत्रिक मूल्यों से जुड़ी हुई है। वहीं असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई और उनकी पत्नी एलिजाबेथ कोलबर्न गोगोई पर कई गंभीर आरोप लगाए और उनके पाकिस्तान कनेक्शन की जांच केंद्रीय एजेंसी से कराने की सिफारिश केंद्र सरकार को भेजी। उन्होंने दावा किया कि एलिजाबेथ कोलबर्न 2011 और 2012 के दौरान पाकिस्तान में कार्यरत थी और उन्होंने कुल 9 बार पाकिस्तान की यात्रा की। सीएम के अनुसार वो अली तौकीर शेख नामक एक पाकिस्तानी नागरिक के बेहद करीब थी। जब हमने एलिजाबेथ से इस बारे में सवाल पूछे तो उन्होंने जवाब देने से इनकार कर दिया। हिमंता बिस्वा शर्मा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में गौरव गोगोई पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि गौरव गोगोई युवाओं को लेकर पाकिस्तान दूतावास गए थे और वो पिक्चर वायरल हुई। वहाँ उन्होंने काफ़ी समय बिताया। इस पिक्चर को देखकर मुझे यकीन नहीं हुआ था। उसके बाद हमने जांच शुरू की। कांग्रेस का कोई और नेता पाकिस्तान दूतावास डेलीगेशन लेकर नहीं गया होगा। अब्दुल बसीत इसके बाद असम भी आए थे। एसआईटी की रिपोर्ट के बाद असम कैबिनेट ने तय किया कि केंद्रीय एजेंसी से जांच होनी चाहिए और इसलिए गृह मंत्रालय को हमने लिखा है। I think the Chief Minister has embarrassed himself on national stage. After a 2.5 hour long press conference, he was not even able to convince the journalists in the room. If you listen to the questions asked by the journalists, even they were not convinced. And therefore, the Chief Minister thinks that the people of Assam do not have any intelligence, do not have any knowledge. So, he should respect the people of Assam. People of Assam know
who is the ultimate deceitful chief minister, most misolia Mukhyamantri, सबसे झूठ बोलने वाला Mukhyamantri, people of Assam very well know, and people of Assam will decide concisively and decisively in the upcoming assembly election to throw out Himanta Biswa Sharma from the CM's chair. আৰু তেওঁ ৰিপৰ্টটো কাক দিয়ে? তেওঁ ৰিপৰ্টটো দিয়ে পাকিস্তানী নাগৰিক এলিজাবেথ কোলবান গগৈ। Now let us come to the next part of my presentation, who is Elizabeth Kolban Gogoi. Let us see. So Elizabeth Gogoi is a British citizen. By religion, she is a Christian lady. So even after marriage to Gaurav Gogoi, she maintained her British citizenship as well as her own religion, Christianity. So nothing has changed. Gaurav Gogoi biya koruar pisot Elizabeth Gogoi nijor eku porichoy eri dia nai. Tekhet etiao British citizen and teo etiao Christian धर्मत বিশ্বাস। उधर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एसआईआर को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने बीजेपी, चुनाव आयोग और केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि एसआईआर के माध्यम से बिहार का चुनाव जीत लिया गया। अब पश्चिम बंगाल में लगातार यही कोशिश हो रही है। यही वजह है कि बंगाल के मुख्यमंत्री को बीजेपी की काली करतूत को उजागर करने के लिए काला कोट पहनकर सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सपा अध्यक्ष अपने साथ सुल्तानपुर के रहने वाले नंदलाल को भी लेकर पहुंचे थे। उन्होंने चुनाव आयोग और बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि नंदलाल से बीजेपी ने एसआईआर का फॉर्म 7 भरवा लिया। बीजेपी पर हमला बोलते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि द्वापर और त्रेता के नाम वाले लोगों दशरथ और नंदलाल से हमें बहुत मदद मिल गई। नंदलाल अंगूठा लगाते हैं, ऐसे में बीजेपी ने इनके फर्जी दस्तखत कर फॉर्म भरवाया। अखिलेश यादव ने कहा कि सपा की तरफ से नंदलाल को 1 लाख रुपए का इनाम दिया गया है। हमारी मांग है कि चुनाव आयोग फॉर्म 7 जिससे नाम पर आपत्ति दर्ज होती है भरवाना तुरंत बंद करे। सरकार ने कुछ एजेंसीज हायर की हुई हैं जो प्रोफेशनल लोग हैं, उनके दिल्ली, लखनऊ, देश के अन्य जगह पर बैठे हुए हैं और उनके पास पूरा का पूरा डेटा वोटर लिस्ट का है और वोटर लिस्ट के माध्यम से वो आइडेंटिफाई करते हैं और उन बूथों को आइडेंटिफाई करते हैं जिसमें समाजवादी पार्टी चुनाव जीती है। वहीं पर फॉर्म 7 बाकायदा भर करके प्रिंट कर करके भेजे जा रहे हैं और कई जगह हंगामा हुआ है। कई जगह की जानकारी हमारे प्रेस के माध्यम से, यूट्यूबर्स के माध्यम से और कई बहादुर पत्रकारों के माध्यम से हम लोगों को जानकारी मिली है। और जिस समय हम लोगों ने यहां से आपत्ति दी, शिकायतें की और जब अपील की यूट्यूबर्स से और पत्रकार साथियों से, तो बहुत सारे पत्रकार साथियों ने जिम्मेदारी निभाते हुए जमीन पर ग्राउंड पे जाकर के क्या भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग से मिलकर के गड़बड़ियां कर रही है, वो जनता तक पहुंचाने का काम किया। वहीं रामलीला मैदान में 500 नई इलेक्ट्रिक बसों के शुभारंभ के अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इस रामलीला मैदान में अनेकों संघर्ष देखे हैं और यहां एक ऐसी पार्टी भी ईमानदारी का ढोंग लेकर अनशन पर बैठी थी जिन्होंने कहा था कि गाड़ी बंगला नहीं लेंगे और फिर इसी रामलीला मैदान में उन लोगों को गाड़ियों के काफिले के साथ देखा गया था। वो सत्ता में आने पर सब कुछ भूल गए और भ्रष्टाचार में डूब गए। दिल्ली ने 11 साल का पिछली सरकार का बर्बादी वाला कार्यकाल भी देखा, जिन्होंने दिल्ली का खजाना लूटा है। हमारी सरकार दिल्ली के विकास के लिए काम कर रही है और हम दिल्ली का विकास की ओर ले जा रहे हैं। आज दिल्ली में 500 इलेक्ट्रिक बसें शुरू होने जा रही हैं। इसके बाद दिल्ली में इलेक्ट्रिक बसों का बेड़ा 4000 हो जाएगा, जो देश में किसी भी शहर में सबसे अधिक है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के साथ मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नई ई बसों को हरी झंडी दिखाई। इन बसों के साथ दिल्ली में इलेक्ट्रिक बसों की संख्या 4000 से अधिक हो जाएगी। इसके साथ ही दिल्ली में कुल करीब 5700 बसें हो जाएंगी। दिल्ली सरकार ने ई बसों की संख्या 2028 तक बढ़ाकर 14000 करने का लक्ष्य रखा है। सरकार का दावा है कि अगले 2 वर्षों में शहर के हर कोने में लोगों को ई बसें उपलब्ध हो जाएंगी। सीएम ने कहा कि दिल्ली के लिए नई ई रिक्शा पॉलिसी मिलेगी। दिल्ली की नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति जल्द लागू होने वाली है। दिल्ली में मेट्रो का बेड़ा 400 किलोमीटर पहुंच गया है। पिछली सरकार ने 2700 करोड़ का मेट्रो का भुगतान नहीं किया, जिसे मेरी सरकार ने भुगतान किया है।
बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज से ठीक 1 साल पहले इलेक्शन का रिजल्ट आया था और इसी समय लगभग भारतीय जनता पार्टी की 48 सीटों की घोषणा हुई थी। हमारी सरकार बनी थी 1 साल में। हमारे मुख्यमंत्री जी ने, सारे मंत्री ने, सारे विधायकों ने, पूरी पार्टी ने 365 दिन काम किया, 24 घंटा काम किया, दिन रात काम किया। बहुत सारी पुरानी ऐसी योजनाएं थी जो अधूरी थी, लटकी हुई थी, वो सभी योजनाओं को पूरा किया। और आज एक ही दिन में 500 ईवी बसों का उद्घाटन करना, ये अपने आप में बहुत बड़ा कीर्तिमान है। इसको कभी केजरीवाल जी अपने सपने में भी नहीं सोच सकते थे। आम आदमी पार्टी में 11 साल का मौका मिला, कोई काम नहीं किया, मगर 1 साल में भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली सरकार ने इतने बड़े बड़े काम किए हैं और आने वाले सालों में बहुत बड़े बड़े काम होने वाले हैं। ये सारे काम दिल्ली को नई दिशा की ओर ले जाएंगे, दिल्ली को विकसित दिल्ली की ओर ले जाएंगे। आज का ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन, 8 फरवरी का ये दिन दिल्ली की जनता को धन्यवाद देने का दिन, जिस दिन उन्होंने अपना भरोसा, अपना विश्वास देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जताया और दिल्ली में 48 विधायक भारतीय जनता पार्टी के बना करके विधानसभा में भिजवाए। आज ये रामलीला मैदान में हमारा ये कार्यक्रम, जिसमें हमने दिल्ली की जनता को 500 नई ईवी बसेस दी, जिससे हमारा दिल्ली में ईवी बसेस का जो फ्लीट है वो 4000 तक पहुंच गया है, जो कि पूरे देश में किसी भी राज्य से अधिक है, सबसे ज्यादा है। आज दिल्ली में ईवी बसें सबसे ज्यादा मात्रा में हो पाई हैं। ये दिल्ली के पर्यावरण के लिए बहुत ही बेहतरीन कदम साबित होने वाला है। मैं दिल्ली की जनता को आज बहुत साधुवाद देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ, जिनके आशीर्वाद से दिल्ली में कमल फूल सरकार बन पाई। और ये 365 दिन हमारे सभी विधायक, हमारे सभी मंत्री, पूरी सरकार केवल और केवल दिल्ली के विकास के लिए और जनता की सेवा के लिए काम करती रही। उधर हरियाणा के फरीदाबाद में सूरजकुंड मेले के दौरान झूला टूटने से हुए हादसे में पुलिस के 105 BNS यानी गैर इरादतन हत्या के तहत मामला दर्ज किया है। ये केस हिमाचल फन केयर के प्रोपराइटर मोहम्मद शाकिर के खिलाफ दर्ज किया गया है। हादसा 39वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प महोत्सव के दौरान हुआ, जब झूले पर 26 लोग सवार थे और अचानक झूला टूट गया, जिससे अफरा तफरी मच गई। इस हादसे में बचाव कार्य के दौरान पुलिस इंस्पेक्टर की मौत हो गई, जबकि कुल 12 लोग घायल हुए। इस गंभीर मामले की जांच के लिए फरीदाबाद पुलिस ने SIT का गठन किया है। फरीदाबाद क्राइम ब्रांच के ACP वरुण दहिया को SIT का प्रमुख बनाया गया है। SIT में कुल 3 अधिकारी शामिल हैं, जो हादसे के जुड़े हुए हर पहलू की बारीकी से जांच कर रहे हैं। जांच में ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि झूला टूटने की वजह तकनीकी खामी थी या लापरवाही। पुलिस ये भी जांच कर रही है कि झूले की फिटनेस, रखरखाव और संचालन से जुड़े सुरक्षा मानकों का पालन किया गया था या नहीं। उधर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संचालक मोहन भागवत ने अपने हालिया बयान में संगठन, समाज, भाषा, रोजगार, धर्मांतरण, जनसंख्या, घुसपैठ और राष्ट्रीय एकता जैसे कई अहम मुद्दों पर खुलकर बात की। उन्होंने साफ कहा कि संघ में कोई पद, जाति, वर्ग या क्षेत्र के आधार पर नहीं मिलता, बल्कि जो व्यक्ति काम करता है और योग्य होता है वही जिम्मेदारी संभालता है। मोहन भागवत ने कहा कि संघ का सर संचालक SC, ST, ब्राह्मण या किसी खास वर्ग से ही हो, ऐसा कोई नियम नहीं है। जो हिंदू होगा, जो काम करेगा, जो सबसे उपयुक्त होगा, वही सर संचालक बनेगा। उन्होंने कहा कि वो खुद खाली थे, इसलिए उन्हें ये जिम्मेदारी दी गई। जाति या वर्ग संघ में कोई मानक नहीं है। सर संचालक ने कहा कि संघ का काम प्रचार करना नहीं, बल्कि संस्कार देना है। उनके अनुसार व्यक्ति का प्रचार करने से प्रसिद्धि आती है और प्रसिद्धि से अहंकार पैदा होता है, जो नुकसानदायक है। इसलिए संघ व्यक्ति नहीं, काम का प्रचार करता है। इसी कारण संघ प्रचार के मामले में अक्सर पीछे रह जाता है। वो एक श्रद्धा का स्थान माना जाता है, वहाँ चुनाव वगैरह नहीं है। वहाँ जो होगा उसके प्रति अपनी श्रद्धा लोग रखते हैं। वो व्यक्ति का मान नहीं है, वो आसन का मान है। अब नियुक्ति ऐसे होती है, निवृत्ति कभी भी हो सकती है। कार्य से निवृत्ति जीवन भर नहीं होती। मरते दम तक कार्य करते रहते लोग ऐसे भी है। जब तक शरीर चलता है तब तक काम करते हैं।
लेकिन किसी दायित्व पर रहना, ये सामान्यतः ऐसा सोचते हैं हम कि 75 की आयु के बाद बिना दायित्व के काम करना चाहिए। इसको संघ की अनुमति मिलेगी तब होगा। जैसे मेरी बात है, मेरे 75 पूरे हो गए तो मैंने कार्यकर्ताओं को कहा कि हो गया भाई, अब तो आपको क्या हो गया है, घूम तो रहे आप, काम करो। और तो मैं रुक गया हूं, मैं यहां रहूं ये मेरी इच्छा नहीं है, कार्यकर्ता की रहती नहीं है। मैं यहां न रहूं ये भी मेरा ऑप्शन नहीं है, संघ का ऑप्शन है। तो संघ जब कहेगा तब दायित्व से निवृत्ति, कार्य से निवृत्ति नहीं। दायित्व से निवृत्त होने के बाद भी संघ का काम तो मित्रता जोड़ना, अपने उदाहरण से सिखाना होने के कारण जीवन भर काम चलते रहता है। सक्रियता भी, शरीर की सक्रियता तब तक बनी रहती है। और निवृत्ति की कोई निश्चित पद्धति नहीं है। निवृत्त में जब कोई व्यक्ति कहता है कि मुझे होना है तो क्या कारण है वगैरह देखकर जितना हो सकता है आखिरी बूंद चूस लेने तक उसको हम निवृत्त नहीं होने देते, ऐसा है। और निवृत्त करना पड़े किसी को, ऐसा समय अभी तक आया नहीं। तो नोएडा में आज उस समय हड़कंप मच गया जब अचानक से निर्माणाधीन बिल्डिंग की शटरिंग भरभरा कर गिर गई। शटरिंग गिरने से काम कर रहे 3 मजदूर मलबे में दब गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने रेस्क्यू कर तीनों मजदूरों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान 2 की मौत हो गई जबकि एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना नोएडा के सेक्टर 142 थाना क्षेत्र के अंतर्गत सेक्टर 144 की है। घटना सुबह की बताई जा रही है। मजदूरों की चीख पुकार सुनकर अन्य श्रमिक और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और मामले की जानकारी तुरंत पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने तुरंत रेस्क्यू किया और मजदूरों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहां 2 मजदूरों की इलाज के दौरान मौत हो गई और एक की हालत गंभीर है। सेंट्रल जोन की डीसीपी ने बताया कि हादसे को गंभीरता से देखते हुए निर्माणाधीन बिल्डिंग की साइट पर मौजूद सुपरवाइजर और ठेकेदार को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई है। शुरुआती जांच में सुरक्षा मानकों की अनदेखी और लापरवाही की बात सामने आई है। वहीं अंबेडकर नगर के अकबरपुर नगर पालिका क्षेत्र का आदर्श नगर पालिका बनाने की दिशा में तेजी से काम आगे बढ़ रहा है। नगर पालिका अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता चंद्र प्रकाश वर्मा ने बताया कि शहर के सौंदर्यीकरण और बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने के लिए कई योजनाएं लागू की जा रही हैं। उनका कहना है कि नगर क्षेत्र में साफ सफाई, प्रकाश व्यवस्था, सड़क सुधार और जन सुविधाओं के विस्तार पर विशेष ध्यान रखा जा रहा है ताकि लोगों को बेहतर शहरी वातावरण मिल सके और अकबरपुर विकास के नए मानक स्थापित करें। उन्होंने जानकारी दी कि शाहजादपुर नई फव्वारा चौराहे से लेकर मालीपुर रोड तक पूरे मार्ग को आधुनिक लाइटिंग व्यवस्था से रोशन किया जाएगा, जिससे रात के समय भी पूरा इलाका दुधिया रोशनी से चमकेगा। इस पहल का उद्देश्य न केवल शहर की सुंदरता को बढ़ाना है बल्कि सुरक्षा और यातायात सुगमता को और भी मजबूत करना है। मीडिया से बातचीत के दौरान चंद्र प्रकाश वर्मा ने कहा कि नगरपालिका लगातार ऐसी परियोजनाओं पर काम कर रही है जो सीधे आम जनता को राहत और सुविधा पहुंचाए और आने वाले समय में अकबरपुर को एक मॉडल नगर के रूप में पहचान दिलाए। नई सड़क पर जो स्ट्रीट लाइट का काम हो रहा है, बहुत तेजी के साथ उसके कार्य हो रहे हैं और जल्द ही नगर में एक नई सौगात मिलने का काम होगा। हमें उम्मीद है कि 10-15 दिन में इसका जो है काम पूरा हो जाएगा और इसका विधिवत उद्घाटन होगा, जिससे जनता को पूरा सीधा लाभ मिल सके। आगामी गर्मी हो रहा है, पानी पीने को लेकर क्या समुचित व्यवस्था आपकी तरफ से किए जा रहे हैं? देखिए, गर्मी के पानी के लिए तो नगर पालिका की तरफ से बहुत अच्छी व्यवस्था की जा रही है। हमारे यहाँ प्रथम चरण में अभी 10 वार्ड में 10 सोलर से पानी की व्यवस्था हम लोगों ने मोटर के माध्यम से करा है और जल्द ही दूसरे चरण में जो भी वार्ड बचे हुए हैं उस वार्ड में हम लोग एक एक जगह उचित स्थान देखकर पेयजल जल का जो है उचित प्रबंध किया जाएगा। अभी मौके पर जो है 10 वार्ड में काम पूरा हो चुका है और जनता उसका लाभ उठाएगी। उधर पीलीभीत जनपद में फाइलेरिया जैसी गंभीर बीमारी की रोकथाम के लिए पूरनपुर ब्लॉक में 10 से 28 फरवरी तक सर्वजन दवा सेवन अभियान चलाया जाएगा। इस संबंध में मुख्य चिकित्सा अधिकारी आलोक शर्मा ने मीडिया कार्यशाला में जानकारी देते हुए बताया कि वर्ष 2027 तक फाइलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है और इसी के तहत एमडीए अभियान को प्राथमिकता दी जा रही है। स्वास्थ्य विभाग ने दवा वितरण, टीम गठन और निगरानी की तैयारियां पूरी कर ली हैं। फाइलेरिया मच्छर के काटने से फैलने वाला रोग है जिसे आम भाषा में हाथी पांव कहा जाता है
और ये स्थायी दिव्यांगता का कारण बन सकता है। इस बार अभियान केवल पूरनपुर ब्लॉक में केंद्रित रहेगा क्योंकि अन्य क्षेत्रों में संक्रमण काफ़ी कम हो चुका है। अभियान के दौरान 1 वर्ष से कम उम्र के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और गंभीर रोगियों को छोड़कर सभी पात्र लोगों को दवा दी जाएगी। दवा भोजन के बाद और स्वास्थ्य कर्मी की निगरानी में ही लेने की सलाह दी गई है। इसके साथ ही 16 से 27 फरवरी तक खास रूबेला टीकाकरण अभियान भी चलेगा, जिसमें कक्षा 1 से 5 तक के लगभग 1.62 लाख बच्चों को MR वैक्सीन की डोज देने का लक्ष्य है। ये टीकाकरण सरकारी, निजी स्कूलों और मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को कवर करेगा ताकि संक्रमण रोगों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित हो सके। 10 तारीख से जो अभियान शुरू हो रहा है, ये 2 अभियान शुरू हो रहे हैं। पूरनपुर ब्लॉक में तो हमारा MDA का फाइलेरियासिस से संबंधित अभियान जो है वो शुरू किया जाएगा और उसके अलावा बाकी जनपद में हमारा NDT कार्यक्रम चलाया जाएगा। पूरनपुर में NDA की दवाई फाइलेरिया की दवाई के संग मिक्स करके दी जाएगी, मतलब उसे भी हम छोड़ेंगे। ये जैसा कि अभी आपको पूरा डिटेल में समझाया भी गया होगा बीमारी के बारे में, उसके बारे में, तो ये दवा अभी हालांकि हमें कोई परेशानी नहीं है, फिर भी हमें ये दवा खानी है क्योंकि ये बीमारी एक ऐसी बीमारी है जो अगर मच्छर के काटने से होती है, तो अभी आपको बता ही दिया गया होगा, जो अगर परजीवी हमारे शरीर में है तो वो एक लंबे अंतराल के समय पर भी इस तरह का अपना दुष्प्रभाव ला सकता है। ये जाके वहां नसों में ब्लॉकेज करेगा, जिससे कि वो अंग जो है बड़ा हो जाता है, सूजन आ जाती है। पुरुषों में जो है अंडकोश बढ़ जाते हैं, जिसे हाइड्रोसील की बीमारी भी कहते हैं। महिलाओं में आंचल लटक जाता है बड़ा होके, या पैर मोटे हो जाते हैं या हाथ मोटे हो जाते हैं, जिसका कि कोई इलाज नहीं। वो व्यक्ति सदा के लिए अपंग हो जाता है और फिर उसकी मृत्यु होनी ही होनी है। कोई अपना आजीविका भी नहीं कमा सकता है। कल्पना कीजिए, इतना मोटा पैर लेके कोई आदमी कहाँ चलेगा, कैसे उठेगा, बैठेगा, खाएगा, तो ये लाइलाज बीमारी है। इसलिए मेरा आपके माध्यम से ये कहना है सभी सम्मानित जनता से कि ये दवाई जो हमारे कार्यकर्ता जाके घर घर जाके खिलाएंगे वो अवश्य खाएं। उधर अलीगढ़ पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अपहरण के बाद हत्या की साजिश को समय रहते विफल कर दिया और एक युवक की जान बचा ली। जानकारी के अनुसार कुछ लोगों ने प्रेम प्रसंग से जुड़े विवाद और रंजिश के चलते युवक का अपहरण कर लिया था और उसे जान से मारने की योजना बना रखी थी। आरोपी युवक को जबरन अपने साथ ले गए और करीब 6 घंटे तक अलग अलग स्थानों पर घुमाते हुए उसके साथ मारपीट करते रहे। इस दौरान उनके पास असला और अन्य हथियार भी मौजूद थे, जिनके दम पर युवक को धमकाया गया और गंभीर रूप से घायल किया गया। घटना की सूचना मिलते ही अपहृत युवक के भाई ने पुलिस से संपर्क किया, जिसके बाद पुलिस तुरंत सक्रिय हुई और लोकेशन व अन्य सुरागों के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। जांच के दौरान पता चला कि सादाबाद क्षेत्र के एक ईंट भट्टे पर युवक की हत्या करने की तैयारी चल रही है। पुलिस टीम ने बिना देरी किए मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की और कार्रवाई करते हुए साजिश में शामिल बाप बेटे को पकड़ लिया। इस हस्तक्षेप से हत्या की वारदात होने से पहले ही रोक दी गई। पूरे मामले का खुलासा पुलिस ऑफिस में आयोजित प्रेस वार्ता में SP देहात ने किया। उन्होंने बताया कि वारदात आपसी रंजिश और प्रेम संबंध के विवाद से जुड़ी थी। पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ की जा रही है और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। पुलिस की तत्परता से एक बड़ी आपराधिक घटना टल गई और अपहरण हुए युवक को सुरक्षित बरामद भी कर लिया गया। दिनांक 7 फरवरी 2026 को थाना खैर के अरनी गांव से सुबह 10 बजे ये सूचना प्राप्त हुई कि सचिन कुमार नाम के एक व्यक्ति को 2 लोगों ने, जिनका नाम हेमू और विनोद है, दोनों अपनी बाइक पर बिठाकर मारपीट कर कई अज्ञात जगह ले गए। इस सूचना पर तुरंत ही संज्ञान लेते हुए स्थानीय पुलिस द्वारा, जनपदीय स्क्वाड टीम द्वारा, देहात स्क्वाड टीम द्वारा तुरंत ही मौके पर पहुंचकर अनेकों CCTV को देखकर, सर्वेलांस की मदद लेकर और कई जगहों पर नाकाबंदी कर और दबिश डालकर सचिन कुमार को महज 5 से 6 घंटों में सकुशल बरामद किया गया। यह प्रथम दृष्टिया जो पूछताछ में सचिन कुमार से संज्ञान में आया है, एक पुराना मुकदमा है 667/25, जिसमें सचिन कुमार एक लड़की को लेकर चले गए थे। उस मुकदमे की विवेचना की रंजिश मानते हुए लड़की के पिता और लड़की के भाइयों ने आज ये साजिश रची थी, जिसमें सचिन कुमार को अगवा कर उन्हें जान से मारकर कहीं फेंक देने की आज पूरी योजना थी। आज इन पे कहीं जगह इन्हें रोककर इनके साथ मारपीट भी की गई है और इस संपूर्ण घटना का खुलासा 4 से 5 घंटे में अलीगढ़ पुलिस ने किया है और सचिन कुमार की जान बचाई है और मौके से
घटना में प्रयुक्त वाहन बुलेट बाइक को भी बरामद किया गया और 2 जो एब्डक्टर्स थे सचिन के, जिन्होंने सचिन का एब्डक्शन विद इंटेंशन टू मर्डर किया था, जिनका नाम हेमू और उनके पिता राजेंद्र है, उन दोनों को भी मौके से गिरफ्तार किया गया। इसमें एक इनके साथी हैं, वो अभी फरार हो गए हैं। इनकी धरपकड़ के लिए भी पुलिस टीम लगा दी गई है। तो इस जान से मारेंगे, फिर ये अपने पिताजी के पास ले गए, राजेंद्र सिंह के पास भट्टे पर, सादाबाद की तरफ पड़ता है। फिर वहां जाके इनके पापा जी बोले इसको तो पहले ही मार देना चाहिए था, अब क्यों आया ये। वहीं मैनपुरी के करहल थाना क्षेत्र स्थित शिक्षा सागर हायर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल महालपुर में छात्रों के साथ कथित मारपीट का गंभीर मामला सामने आया है। आरोप है कि स्कूल संचालक और एक शिक्षक ने सीटी बजाने की बात पर कई छात्रों को बुरी तरह पीट दिया, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आई। घायल छात्रों के शरीर पर चोट के निशान दिखाई दे रहे हैं और उनके वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहे हैं। घटना के बाद पीड़ित छात्रों के परिजन थाने पहुंचे और लिखित शिकायत देकर सख्त कार्रवाई की मांग की। शिकायत के आधार पर पुलिस ने गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। परिजनों का कहना है कि घटना की शिकायत लेकर जब वो स्कूल पहुंचे तो वहां मौजूद प्रबंधन ने सहयोग करने के बजाय अभद्र व्यवहार किया। परिवारों ने ये भी आरोप लगाया कि पुलिस की ओर से अभी तक अपेक्षित सख्ती नहीं दिखाई गई है, जिससे उनमें नाराजगी है। मामले के तूल पकड़ने के बाद पुलिस पूरे प्रकरण की जांच में जुटी है और संबंधित पक्षों से पूछताछ की जा रही है। मुझे टीचर ने मारा, जब लास्ट पीरियड चल रहा था जी, मैंने ताली बजा दी, जैसे बच्चे से साथ बैठे थे तो मैं ताली बजा दी। उसके पीछे टीचर ने बुला लिया और मारा, बाल पकड़े खींच के मारा, उधर से इधर फेंका, चोट लगी मेरे। तो और फिर उसके बाद जब मेरे से मैं तो बेहोश हो गया, फिर ये पता नहीं पुलिस से वहाँ कोई ऐसी लोकल इससे हॉस्पिटल से, तो फिर ये फिर घर पर छोड़ने आए तो बीच रास्ते में छोड़ गया मुझे। फिर उसके बाद जब मेरे गार्जियंस गए घर से तो उनसे धमकी दे रहे थे कि जो अपना किसी मतलब पीरियड खत्म होने के बाद बच्चे ने किसी प्रकार ताली बजा दी, तो इस नसीम खान ने सब टीचर जो हैं उन्होंने बेरहमी से बच्चे को मारा है और दीवार में लगा के घसीट के बाल खींच के, तो इसके शरीर में काफ़ी चोटें भी हैं। तो मुझे टीचर ने मारा, जब लास्ट पीरियड चल। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।